तो कोई आपको बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप तय कर लो कि भाई मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि समय लग जाए। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब बाबा साहब के साथ ये अन्याय हुआ तो बाबा साहब डरे नहीं, रुके नहीं, उन्होंने नशे का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। और एक ऐसा समय आया कि उन्होंने संविधान में, बाबा साहब को तो स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, लेकिन बाबा साहब ने हर व्यक्ति को पढ़ने का और आगे बढ़ने का अधिकार संविधान में दिया। एक ये अगर हो पाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हो पाया। मैं यहां जिंदाबाद सुनवाने नहीं आया, आप मेरी बात से गौर कर लो। जब वो चले गए, उनके अधूरे काम को पूरे करने की जिम्मेदारी एक हमारे महापुरुष माननीय काशीराम साहब ने उठाई। और यहां बैठे सीनियर लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को सहयोग करने का, साथ देने का काम किया। लेकिन उन्होंने समस्या को समझा, समस्या क्या है। जब उन्होंने समस्या को समझ लिया कि हमारे लोग वोट की वैल्यू नहीं समझते, अपनी वोट को दुश्मन को बेच देते हैं, तो उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और समाज के बीच जब गए, जैसे मैं आज आपके बीच आया हूं, तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। जैसे हम अपनी बहन बेटी को लिए एक जिम्मेदार समझदार आदमी ढूंढते हैं उसका साथ की शादी करने के लिए, उसी तरह से हमें अपनी वोट को भी जिम्मेदार लोगों को सौंपना चाहिए। क्योंकि ये वोट हथियार से कम नहीं है। राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवार चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक तोप चलती थी, हजारों हजारों लोग मरते थे, तब राज बदलता था। लोकतंत्र में तो ये वोट ही हथियार है। इस वोट का प्रयोग अगर आपने सही तौर पे कर लिया तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, कोई उस जिंदगी को बदलने से रोक नहीं सकता। लेकिन 2006 में माननीय काशीराम साहब भी चले गए और उनका आंदोलन भी धीरे धीरे वहीं रुक गया। जो पेड़ आपने लगाया था, जिस पेड़ को आपने सींचा था, जो बहुत बड़ा हो गया था, जो छांव देने लगा था, जो फल देने लगा था, वो पेड़ भी सूख गया। अब समाज के पास दो रास्ते हैं, क्या तो वो सूखे पेड़ के उम्मीद में बैठा रहे कि ये कब हरा होगा और कब हमें फल मिलेंगे, कब हमें छांव मिलेगी, कब हमारी सुरक्षा होगी, या फिर जो दूसरा पेड़ उनका चंद्रशेखर आजाद के रूप में तैयार हो गया है, वो उस पेड़ को भी ताकत देके छांव की, फल की, सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं। ये लोकतंत्र है। अगर पैसे वाले लोग राज करेंगे तो गरीबों का क्या होगा। बुनियादी बात सुनो, 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का सरकार देती है। किसी अमीर को तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनकी जेब में पैसे हैं। तकलीफ होती है उन गरीबों को जिनके पास इतने पैसे नहीं। अगर वो गैस सिलेंडर नहीं खरीदेंगे तो चूल्हे में रोटी बनानी पड़ेगी। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 500-600 रुपए का आता है। और जिनकी जेब में पैसे नहीं, उनके कनेक्शन काट देती है सरकार, उनके अधिकारी। जो दवाई 20 रुपए की आती थी वो 100 रुपए की आती है। आप यहां से धामपुर जाते होंगे, ये बताओ, आपको अपने आप पता लगेगा कि क्या क्या बदल गया है। तुम्हारा नाम क्या है? ब्लैक शर्ट, क्या नाम है? आशीष। यहां से धामपुर जाने के आज कितने पैसे लगते हैं? 15 रुपए। छोटे भाई, अब से 5 साल पहले कितने पैसे लगते थे? 5 रुपए। यानी कि किराया 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? लेकिन क्या आपकी आमदनी 3 गुना बढ़ी? आपको मेहनत मजदूरी के 300-400 रुपए मिलते होंगे पहले, क्या आज 1200 रुपए मिलते हैं? तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या आमदनी बढ़ रही है? महिलाओं को सरकार 500 रुपए पेंशन देती है, विधवा जो है, जो विकलांग है, जो मर्द हो चुकी है। आप ये बताओ मेरे छोटे भाइयों, 500 रुपए में एक अच्छा जूता भी नहीं आता, तो वो कहते हैं कि 500 रुपए में गरीब अपना पूरे महीने का घर चला सकता। क्या संभव है? वो अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। हम तो माओ ऐसे आप आपस में बात, मैं तो इनको डांट रहा था, आप तो इनसे भी आगे निकल रही हो। आप ऐसे आप आपस में बात करके आपकी समस्या हल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरी बात पे गौर कर लो। अब मैंने आपको बताया
कि 500 रुपए में क्या आता है। लेकिन आप याद करो, 45 रुपए का आता था पेट्रोल 5-6 साल पहले, आज 96 रुपए का आता है। और अभी चुनाव आ गया है तो भाजपा के लोग डीजल पेट्रोल में 2-2 रुपए कम करेंगे, कर भी दिए, और उन्होंने गैस में भी कुछ पैसे कम किए। लेकिन ये पैसे तब तक कम है जब तक चुनाव है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा और ये दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो आपकी खाल खींच खींच के पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। चुनाव के बाद 10 दिन के बाद ये 100 रुपए 300 रुपए बढ़ेंगे और ये पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार हो जाएगा। आप मेरी बात को याद रखना। अगर आपको नहीं भरोसा तो पिछला चुनाव याद कर लो। ये 10 रुपए बढ़ाते हैं और 2 रुपए कम करते हैं। मैं आपके बात इसलिए कह रहा हूं, वो वोट की ताकत से सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में बैठ के जिनके वो जो उनके मालिक हैं, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, वो उनका भला कर रहे हैं। वो उनके 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं। लेकिन क्या वो आपके 10,000 रुपए भी माफ करते हैं? आप में से कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने समूह से लोन ले रखा होगा? आप ये बताओ, जब वो इतने इतने पैसे बड़े आदमियों को, पैसे वालों को मुफ्त में फ्री के ब्याज पर देते हैं तो आपको क्यों नहीं देते? आप भी तो इसी देश में रहते हो, आप भी तो टैक्स देते हो, आप भी तो इसी देश के नागरिक हो। सच ये है कि उनको गरीबों की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गरीबों को अपनी जिंदगी बदलनी, जैसे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ होंगे, मैं आपको रास्ता बताता हूं, क्योंकि आपके यहाँ पहले तो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कम है, फिर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्योंकि आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, गरीब के बच्चे तो उनमें घुस भी नहीं सकते हैं, उनमें अमीर के बच्चे तो जा सकते हैं, और उन्हीं के जरिए कंपटीशन हो रहे हैं तो नौकरियों में उनके बच्चे जाएंगे। तो आप ये सोचो, आपने हरिद्वार सुना है? कितनी दूर है यहां से? हरिद्वार में एक जगह है रोशनाबाद, आप उसको जानते हो? क्यों जानते हो? क्या है वहां? वहां इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, वहां कई सौ कंपनियां हैं, जिस एक एक कंपनी में 10-10, 20-20 हजार लोग काम करते हैं। अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में लग सकता है, वो इंडस्ट्रियल एरिया भगवानपुर में लग सकता है, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया आपके यहाँ भी लग सकता है। अगर आपके यहाँ कोई मजबूत नेता हो जो लोकसभा में जा कहे कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और मेहनत मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आने वाला समय में मशीनों का समय है, मशीनों के होने के बाद मेहनत मजदूरी भी नहीं मिलेगी, तो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान और कम पढ़े लिखे नौजवान कहाँ जाएं? लेकिन जब तक आपका नेता नहीं बोलेगा तो सरकार आपके बारे में क्यों सोचेगी? आपके यहाँ पे एक भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने पिता का, अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का अच्छा इलाज करा सके। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां सुविधाएं है, अगर वहां आप जाओगे, अगर आप मर भी जाओगे तो लाश के भी पैसे लेंगे, वो बिना पैसे के लाश भी नहीं देते। ये अमीरों का देश हो गया है, अमीर चंदा देते हैं, उस चंदे के आधार पर भाजपा सरकार बनाती है, फिर उन अमीरों का भला करती है। तो गरीबों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। आप ये महसूस करो, मेरा बस चले तो मैं कक्षा 1 से लेके और जितनी पढ़ाई करना चाहता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सारी पढ़ाई मुफ्त कर दूं कि किसी भी आदमी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ना अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़े, ना कोई कर्ज लेना पड़े, और जब वो पढ़ लिख जाएगा तभी तो वो इस देश में अधिकार प्राप्त करेगा, तभी तो नौकरी प्राप्त करेगा, तभी तो रोजगार प्राप्त करेगा। और अगर पढ़े लिखेगा नहीं तो भाई मेहनत मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करके 200-400 रुपए कमाएगा, हर रोज रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो एक महीने में 20-25 दिन काम करेगा, उससे सिर्फ घर ही चला पाएगा, पक्का मकान भी 10 साल में नहीं बना पाएगा। मैं तो आज आपकी बस्ती में आया, आप चेक करा लेना, 50% मकान ऐसे होंगे जिन पे प्लास्टर नहीं होगा। आप जाकर चेक करवा लेना, आपको पता लग जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बताओ है या नहीं है तुम्हारे यहाँ की हालत? और तो और सुनो, मैं लिख के देता हूँ, गरीबों की हैसियत है इस देश में। आप में से यहाँ बैठे हुए 90% लोगों ने हवाई जहाज में कभी बैठ के नहीं देखा होगा। मेरी बात को सुन लो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कितने लोग हैं जो हवाई जहाज में बैठे, गरीब लोग? कितने लोग हैं जो हेलीकॉप्टर में बैठे? कितने लोग हैं जो रेल में बैठे हैं एसी की? ये देश अमीरों का गुलाम होता जा रहा है, जो दिन रात इसी काम में लगा रहता है। किस तरह से आपके साथ होने वाला जुल्म रुके और आपको सुख शांति का जीवन मिले। आपके पास मौका है कि आप अपने गरीब बेटे को भी ताकत देके कामयाब बना सकते हो। ये लड़ाई
ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। जो महान पुरुषों के फोटो आपने यहां लगाए हैं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, मां सावित्रीबाई फूले, भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज और भी मेरा भाई बहुत छात्र सतगुरु साहू जी महाराज, बहुत सारे महापुरुष लगाए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने इनमें से किसी एक को भी पढ़ा एक दिन में बैठ के? जब तक आप इन्हें पढ़ोगे नहीं तो इनके बारे में जानोगे क्या? जब जानोगे नहीं तो इनके रास्ते में चलोगे क्या? तो अगर आपने नहीं पढ़ा और आपको नहीं जानकारी, तो जिन्हें पढ़ा है आप उसी के साथ चल दो। इस देश में जानवर देखे, चींटी देखिए आपने? चींटी, ये लाल शर्ट वाले क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? रोहित। चींटी देखिए आपने? चींटी देखिए आप? एक चींटी के पीछे सारी चींटी चलती है नहीं चलती है? देखिए आप, चलती है ना चलती है? भेड़ देखिए आपने? भेड़ के पीछे भेड़ चलती है नहीं चलती है? लेकिन आप दो दुश्मन को नहीं पहचानते। आप दुश्मन के पीछे तो चलते हो, लेकिन अपने व्यक्ति के पीछे नहीं चलते। जब तक आप देखो, चींटी से ही सीख लो, भेड़ से ही सीख लो, वो तो जानवर है, उनमें भी इतनी अकल है कि उसके साथ चलना चाहिए जिसके आगे बढ़ने से आपके जीवन में बदलाव हो। अगर आप चींटी से भी नहीं सीख सकते, भेड़ से भी नहीं सीख सकते, फिर भाई आप किससे सीखोगे? जब आप अपने महान पुरुषों के रास्ते में नहीं चलोगे तो फिर आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे होगा? लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए वोट की ताकत से आप परिवर्तन कर सकते हो। आप चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाना चाहते हो? दोनों हाथ भाई बताओ, जो चाहते ताकतवर बनाना। ये रोहित, दोनों हाथ भाव, दोनों। आशीष, दोनों हाथ भाव जो ताकतवर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत हो, हाथ नीचे करो। तो फिर ये बताओ कि हमें ताकत देने के लिए हमारे निशान की जानकारी है आपको? क्या है हमारा चुनाव निशान? इनसे पूछने दो बच्चों, पीटोगे बहुत। ये बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बताओ। आप बताओ क्या है चुनाव निशान? अगर आप केजरी को वोट करोगे तो कौन ताकतवर होगा? अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो आप लोग ताकतवर होंगे नहीं होंगे? जब एक गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा तो गरीबों की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरे मुंह में मुंह दिखाई बात कर रहे हो, कोई पैसे वाला आ जाए उसकी बातों में लग जाओ, कोई और आ जाए बड़े लंबे से कुर्ते वाला उसकी बातों में आ जाओ। देखो, ये चुनाव है, बहुत पार्टियों में लोग आएंगे, ऐसी पार्टियों में लोग आएंगे जिनके नेताओं ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया और लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू होने के लिए मजबूर किया। ऐसे भी नेता आएंगे, आप दुश्मन का साथ तो नहीं दोगे? पक्का? इस बार आप अपने चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाओगे नहीं बनाओगे? इधर आओ, इधर जगह छोड़ो, बैठ जाओ, रुक जाओ, पहले क्या करते हो पहले बताओ। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या करते हो? मेट्रो चलाते हो? शराब पी रखी? सच बताओ। नहीं, एक भाई चुप हो जाओ। अगर आप बोलोगे तो फिर अच्छी बात है। नहीं, अगर मैंने चुप लिया, सच निकली, फिर क्या करोगे? मैंने जो पूछा उसका बताओ। शराब पी रखी? पीते हो? पीते? कितने पैसे कमाते हो मेट्रो से? 600-700 कमाते। शादी हुई? बच्चे हैं? कितने? 2 लड़की 1 लड़का। क्या है घर पे? आप 500-600 रुपए कमाते हो, मैं समझता हूं, लेकिन आप भी बताओ, क्या कोई हमारा महापुरुष कह के गया इस रात में? नहीं, जब मैं पूछ रहा हूं बताओ, नहीं कह के गया। तो जब हमारे महापुरुष ने कह के तो हमें माननी चाहिए। तो अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हो, मैं फोटो एक ही 4 खिंचवाता हूं।
लेकिन आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप शराब छोड़ोगे, पक्का? झूठा वादा तो नहीं करेगा, पक्का? चलो ठीक, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, अगर नहीं पियोगे तो बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। जो देखो, सदगुरु समनदास जी महाराज ने, आप क्या पता नहीं, उनको जानकारी है नहीं है, उन्होंने लाखों घरों से तमाम तरह की बुराइयों को निकाला। हाँ, और देखो सब अच्छे हैं, लेकिन जब समझाते नहीं है तो समझता नहीं है।